नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को फिर से लाने की तैयारी। बजट सत्र के दौरान पहली बार राज्यसभा का होगा सत्रावसान। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति का फैसला। नए स्टिंग से आम आदमी पार्टी में गरमाया माहौल। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के भाग्य का होगा फैसला। सोमवार से राजधानी दिल्ली में नहीं बिकेंगे तंबाकू उत्पाद। दिल्ली सरकार ने लगाई रोक। प्रतिबंध पर नजर रखने के लिए बनेंगे जांच दस्ते। 2014 का गांधी शांति पुरस्कार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह आधारित सेवाओं में योगदान के लिए मिला सम्मान। और यमन में दूसरे दिन भी सऊदी हवाई हमले जारी। 39 की मौत, सैकड़ों जख्मी। ईरान ने दोहराई हमले रोकने की मांग। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विपक्ष के कड़े विरोध का सामना कर रही केंद्र सरकार कुछ नए संशोधनों के साथ फिर से अध्यादेश ला सकती है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने अध्यादेश लाने के लिए राज्यसभा के 234वें सत्र का सत्रावसान करने का फैसला किया है। ऐसा होने से 5 अप्रैल को समाप्त हो रहे भूमि अध्यादेश को फिर से जारी किया जा सकेगा। कांग्रेस ने इसे एक तरफा और संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करार दिया है। सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश फिर से जारी करने का मन बना लिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में इसका खाका तैयार हो गया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने बताया कि सरकार ने तत्काल प्रभाव से राज्यसभा के सत्रावसान की सिफारिश कर दी है। The Cabinet Committee on Parliamentary Affairs met today and has decided to recommend for the prorogation of the Rajya Sabha with immediate effect. वेंकैया नायडू से जब ये पूछा गया कि सरकार भूमि अधिग्रहण पर दोबारा अध्यादेश कब लाएगी, तो उन्होंने कहा, फैसला लिए जाने पर आपको पता चल जाएगा। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले की तीखी आलोचना की है। BJP should understand that vast majority of the people and also majority of the political parties are against them. So they are, in their arrogance, they think that by hook or crook they can get this passed. And they will realize that the power of the farmer in this country will not permit them to play with this act. दरअसल भूमि कानून में संशोधन के लिए लाए गए अध्यादेश की मियाद 5 अप्रैल को खत्म हो रही है। ऐसे में अगर भूमि अध्यादेश को फिर से जारी करना है तो संसद के किसी एक सदन का सत्रावसान जरूरी है। राज्यसभा का 234वां सत्र 23 फरवरी से शुरू हुआ था। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक इसका पहला हिस्सा 20 मार्च को खत्म हुआ था। दूसरा हिस्सा 20 अप्रैल से शुरू होना था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी किसी भी सूरत में केंद्र सरकार के भूमि बिल का समर्थन नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खत का जवाब देते हुए उन्होंने बिल को किसानों और गरीबों का विरोधी बताया। उधर केंद्र सरकार ने सोनिया के खत को राजनीतिक करार दिया है। करीब एक हफ्ते बाद इस खत के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भूमि बिल पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की चिट्ठी का जवाब दिया। 6 पन्नों के खत में उन्होंने एनडीए के भूमि बिल की तमाम खामियों को तफसील से गिनाया। चिट्ठी में सोनिया गांधी ने लिखा कि सरकार के तर्क केवल आधे सच को बयां करते हैं। बिल को किसानों और गांवों का हितैषी बताने की सरकार की मंशा पर भी उन्होंने सवाल उठाए। सोनिया गांधी ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप भी लगाया तो यूपीए के बिल में संशोधनों को गैर जरूरी बताया। सोनिया गांधी ने लिखा, आपकी सरकार मुट्ठी भर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए समाज के कमजोर तबकों के हितों का बलिदान कर रही है। उधर बीजेपी ने कहा है कि वो बिल को लेकर सहमति बनाने की पूरी कोशिश करेगी। इससे पहले बीते गुरुवार 19 मार्च को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिल के विरोध में खड़ी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के आला नेताओं को खत लिखकर खुली बहस की चुनौती दी थी। सोनिया जी ने चिट्ठी लिखा है नितिन गडकरी जी को लैंड बिल को लेकर
जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो भी विचार है सबको सुना जा रहा है। 2013 में आनंद फानन में, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आनंद फानन में एक कानून लाया गया था। सभी के विषयों को सुनते हुए ये कानून चिंता किया जाएगा। बजट सत्र के पहले हिस्से के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में बिल के विरोध में 14 सियासी दलों ने संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया था। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की थी। एनडीए के भूमि बिल के विरोध में देश भर में प्रदर्शनों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो कुल मिलाकर भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल पर सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी हो रही है। जनता दल से निकली पार्टियों ने शुक्रवार को बैठक कर साझी रणनीति बनाने पर चर्चा की। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव शामिल थे। बैठक के बाद जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि हम बिल के खिलाफ हैं, इसलिए आगे की रणनीति तय करने के लिए ये बैठक हुई है। आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन बहुत अहम है। अंदरूनी कलह से जूझ रही पार्टी में आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का एक और कथित स्टिंग सामने आया है। आम आदमी पार्टी की आज होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले सामने आई टेप ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी। इस टेप में अरविंद केजरीवाल ने कथित रूप से अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद पार्टी एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही है। ऑडियो टेप में केजरीवाल ने नई पार्टी बनाने की धमकी भी दी है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाने की सोच रहा हूँ। टेप के सामने आने के बाद पार्टी नेता आनंद कुमार हैरान और सदमे में हैं। ये जो ऑडियो टेप सुनाया जा रहा है, इसको सुनकर के मैं स्तब्ध हूँ और ये मेरी अपनी मर्यादा और अनुशासन से बहुत नीचे की चीज है। हालांकि चंद लम्हों के भीतर केजरीवाल गुट की ओर से कुमार विश्वास और गोपाल राय इस पर सफाई देने के लिए सामने आए। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना। स्टिंग पे चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टिंग में जो कुछ सच्चाई है सामने आ चुकी है। इधर आम आदमी पार्टी के असंतुष्ट नेता प्रशांत भूषण अब केजरीवाल पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो ये कहता रहा कि मैं तो कभी ऐसे संगठन में रहा ही नहीं जहां मेरी ना चलती हो। संजय सिंह, आशुतोष और आशीष खेतान ने भूषण और योगेंद्र यादव के आरोपों को खारिज किया और दोनों पर साजिश करने के आरोप लगाए। जो बात कल से हम कह रहे हैं कि बाहर कुछ कहते हैं, अंदर कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं, अंदर कुछ कहते हैं, वही सच्चाई है। इस बीच योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने पार्टी के राष्ट्रीय सचिव को चिट्ठी लिखकर राष्ट्रीय परिषद की बैठक की वीडियोग्राफी कराने की मांग की। साथ ही वोटिंग के लिए सीक्रेट बैलेट की भी मांग की गई है। The agenda of the meeting has suddenly been changed 2 hours ago. Of course, the national executive was never consulted about the agenda. There is no confirmation that there would be secret vote. There is no confirmation that there would be videography as we had demanded. पार्टी में चल रही आंतरिक कलह पर विपक्षी पार्टियां भी चुटकी ले रही हैं। People who claim to be very model in public life and this and that, how they behave each other, how they handle things, this all shows what kind of people they are, ये पूरी साजिश ये उनके खिलाफ रची जा रही है, योगेंद्र यादव और प्रशांत के खिलाफ। दिल्ली की सरकार बनने के महीने भर के भीतर ही पार्टी की कलह सामने आ गई थी। अब सबकी निगाहें आज होने वाली बैठक पर लगी हैं। बैठक में कुछ और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने अमीरों से रसोई गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। दिल्ली में एक ऊर्जा संगम कार्यक्रम में उन्होंने 2022 तक तेल आयात में 10% कटौती की बात कही। प्रधानमंत्री ने भारतीय तेल कंपनियों को वैश्विक बनने की सलाह भी दी है। पहले ऊर्जा संगम सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने देश को पेट्रोलियम पदार्थों में आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत फिलहाल 3/4 तेल आयात करता है। 2022 तक 10% और 2030 तक इस आयात को आधा करने पर विचार किया जाना चाहिए। क्या आजादी के 2022 के पर्व पर, अमृत पर्व पर, हम ये 77 में से कम, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 10% इंपोर्ट कम करेंगे। हम उतना 10% ग्रोथ करेंगे, स्वावलंबी बनेंगे।
प्रधानमंत्री ने बताया कि अब तक 2,80,000 लोगों ने रसोई गैस सब्सिडी छोड़ी है और इससे सब्सिडी में खर्च होने वाला 100 करोड़ रुपए बचा है। ये 100 करोड़ रुपया किसी गांव में स्कूल बनाने का काम आएगा कि नहीं आएगा? किसी गरीब का बच्चा बीमार होगा तो उसके काम आएगा कि नहीं आएगा? जिसने भी ये काम किया है उसने एक प्रकार से गरीबों की सेवा करने का काम किया। वित्त वर्ष 2013-14 में 1,89,238 करोड़ रुपए का तेल आयात हुआ था। प्रधानमंत्री ने घरेलू तेल कंपनियों को मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया समेत उत्तर अमेरिका और अफ्रीका में मौजूदगी बढ़ाने को कहा। दुनिया का अधिकतर तेल भंडार इन्हीं इलाकों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैश की जगह चेक या कार्ड से भुगतान पर जोर दिया है। उन्होंने काले धन पर रोक के लिए इसे जरूरी बताया। प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम के स्थापना दिवस के मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि कार्ड से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इस पर छूट मिलनी चाहिए, जिससे लोग कैश पेमेंट करने से बचेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि प्लास्टिक मुद्रा को बढ़ावा देना भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था का लक्ष्य होना चाहिए। Economies grow, there is a roadmap. And the roadmap is that more and more people start discarding the use of currency and switch over to either checks or plastic currency. If you go to the developed economies world over, that is the standard practice. केंद्रीय योजनाओं के मामले में बने नीति आयोग के उप समूह की शुक्रवार को दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त योजनाओं को लागू करने में राज्यों की भूमिका के बारे में चर्चा हुई। 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी 32 से बढ़ाकर 42% करने के बाद योजनाओं को लेकर राज्यों की जिम्मेदारी भी बढ़ाई गई है। 11 राज्यों के मुख्यमंत्री वाले इस समूह के समन्वयक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। अगली बैठक 27 अप्रैल को होगी। अनुपात क्या हो केंद्र और राज्य का, एक विशेष परिस्थिति है कि 32% से बढ़ के 42% केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी हुई है। उसको देखते हुए फंडिंग पैटर्न के बारे में विचार करना है। योजनाओं में लचीलापन लाने की जरूरत है। अपने अपने राज्यों के स्थिति को ध्यान में रखकर हमने सजेशन दिया कि केंद्र प्रायोजित योजना को राज्य पर छोड़नी चाहिए, क्योंकि हर राज्य की अलग अलग स्थिति और परिस्थिति है। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर में रेल नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने पर जोर दे रही है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने शुक्रवार को बराक घाटी में सिलचर लुमडिंग रेल मार्ग पर 3500 करोड़ की लागत से बनी ब्रॉड गेज रेलवे की शुरुआत की। इससे त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम राज्यों में यात्रियों के साथ खाद्यान्न, उर्वरक और पेट्रोलियम पदार्थों की ढुलाई में सहूलियत होगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेलवे नॉर्थ ईस्ट में विकास में अहम भूमिका निभाएगा। रेल यातायात की बेहतरी के लिए मोहम्मद जमशेद की अध्यक्षता में बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट में रेल मंत्री को ये रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने रेलवे के आधुनिकीकरण के साथ सुरक्षा के लिए सैटेलाइट के जरिए निगरानी को भी जरूरी बताया है। ऐसे मौके पर यदि नॉर्थ ईस्ट इंडिया ज़्यादा बढ़ेगा तो मैं मानता हूँ वहाँ पे काफ़ी प्रॉस्पेरिटी रहेगी और वहाँ पे जो लोग कुछ गलत वजह के कारण मेन स्ट्रीम में नहीं आए थे, ऐसे लोग भी हमारे साथ में जुड़कर उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और इसमें रेल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। दिल्ली में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सोमवार से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद राजधानी में इन चीजों का बिकना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इस प्रतिबंध के बाद जो भी तंबाकू उत्पाद बेचता हुआ पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उससे जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में तंबाकू, खैनी और गुटखा के उत्पादन पर भी रोक लगा दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हमारी सरकार ने च्यूएबल टबैको, जितने भी तरह से तंबाकू के जितने भी फॉर्म्स है उसको बैन कर दिया दिल्ली के अंदर। किसी भी तरीके से पैक्ड, अनपैक्ड, मिक्स्ड, अनमिक्स्ड, सेंटेड, किसी भी तरीके से तंबाकू दिल्ली में बेचा नहीं जा सकता। आज से बंद कर दिया, बैन कर दिया। स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 2000 को पार कर गया है, जबकि इसकी चपेट में अब तक 33,462 लोग आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार तक इस वायरस के चलते देश भर में 2011 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे खराब हालत गुजरात की है, जहां जनवरी से लेकर अब तक 424 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि राजस्थान में 411,
और महाराष्ट्र में 385, मध्य प्रदेश में 296 लोगों की मौत स्वाइन फ्लू के चलते हुई है। वहीं राजधानी दिल्ली में यह वायरस अब तक 12 लोगों की जान ले चुका है। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भारत के नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-ID का आज शाम प्रक्षेपण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब कुछ कारोबारी खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों यानी NBFC माफ कीजिएगा पर लागू नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत इन संस्थानों को मार्च 2016 तक अपनी रेटिंग करानी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके नए खाते खोलने और पुराने खातों के नवीनीकरण की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर किसी संस्थान की रेटिंग में गिरावट आती है तो उसे जमा धन को रेगुलराइज करना पड़ेगा, साथ ही उस पर नए खाते खोलने की मनाही होगी। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-2017 के बीच भारत की विकास दर 8.3% होगी। इस तरह भारत ब्रिक देशों के बीच इकलौता देश होगा जहां अर्थव्यवस्था की विकास दर में बढ़ोतरी होगी। इससे पहले IMF की चीफ क्रिस्टिन लगार्ड ने भी भारत की विकास दर दुनिया भर से बेहतर होने का अनुमान लगाया था। हालांकि फिच का कहना है कि रूस पर प्रतिबंध और दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे युद्धों का दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर काफी असर पड़ सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी को शुक्रवार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनके घर जाकर उन्हें यह सम्मान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए इस सम्मान को देने खुद वाजपेयी के कृष्ण मेनन मार्ग स्थित आवास पर पहुंचे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई नेता और उनके रिश्तेदार मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया है। अटल जी का जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा। वो पल पल राष्ट्र के लिए जिए, राष्ट्र के लिए सोचते रहे और हिंदुस्तान में मेरे जैसे करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके जीवन में वाजपेयी जी एक प्रेरणा है। आने वाली पीढ़ियों को भी उनकी प्रेरणा मिलती रहेगी। बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे अटल बिहारी वाजपेयी ये सम्मान पाने वाले 7वें प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जन्मदिन से एक दिन पहले पिछले साल 24 दिसंबर को ये सम्मान देने की घोषणा हुई थी। प्रखर राजनीतिक वक्ता और कवि अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेकर 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन बीमारी की वजह से वो फिलहाल सार्वजनिक राजनीति से दूर हैं। वाजपेयी विभिन्न दलों में समान आदर पाने वाले राजनेता रहे हैं। ये पहला मौका है जब तमाम प्रोटोकॉल को दरकिनार करके राष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके निवास स्थान में जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया। आज अटल बिहारी वाजपेयी स्वस्थ नहीं है, मगर निस्संदेह वो आज़ाद भारत की राजनीति का एक मुकम्मल अध्याय हैं। कैमरामैन प्रशांत के साथ प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिए जाने पर उनके परिवारजनों और बीजेपी के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों ने भी खुशी जाहिर की है। आइए देखते हैं इस पर उनका क्या कहना है। कोई राष्ट्रपति घर देने जा रहा है, पर ये गौरव की बात नहीं है, पर ये अच्छा लग रहा है कि जा रहे हैं और उनको जो ये पुरस्कार मिल रहा है, कायदे से ये 15-20 साल पहले मिल जाना चाहिए था। वाजपेयी जी अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से घर पे ही रहते हैं और एक कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन की ओर से वाजपेयी जी के निवास स्थान पर हुआ। देश भर में सब लोगों को बेहद खुशी है और हमारे जैसा आदमी तो 42 वर्ष से उनके साथ खट्टे मीठे अनुभव हमारे हैं, इसलिए हमको ज़्यादा खुशी है।
और राष्ट्रपति जी जो है वो सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके घर जाकर इसको दे रहे हैं, इसलिए राष्ट्रपति जी का भी अभिनंदन करता हूँ। वाजपेयी साहब को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। मुझे इस बात का भी अफसोस है कि यूपीए की हुकूमत के दौरान ये फैसला नहीं लिया गया। जो यूपीए ने नहीं किया वो एनडीए की हुकूमत ने की है। इसका तो हम स्वागत करते हैं। अटल बिहारी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसकी हर इंसान इज्जत करता है। बहुत से लोगों के मन में उनके प्रति बहुत सद्भावनाएं हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी और हम सब ने उनको भारत रत्न मिलने का स्वागत किया था। 2014 का गांधी शांति पुरस्कार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को दिया जाएगा। इसरो को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह आधारित सेवाओं के जरिए देश के विकास में योगदान के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम पुरस्कार के निर्णायक मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसमें 1 करोड़ रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव के लिए 1995 में गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना की गई थी। भारत का नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1D PSLV C-27 के जरिए प्रक्षेपण के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसरो के मुताबिक ये प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज शाम 5:19 पर किया जाएगा। इसकी 59.5 घंटे की उल्टी गिनती सुचारू तरीके से चल रही है। इसके शुरू होने से भारत की उपग्रह आधारित ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली अमेरिका की GPS प्रणाली की बराबरी के और नजदीक पहुंच जाएगी। भारत पहले ये प्रक्षेपण 9 मार्च को होना था भारतीय ओर से, लेकिन टेलीमेट्री ट्रांसमीटर में एक खामी पाए जाने पर इसे स्थगित कर दिया गया था। IRNSS-1D इसरो द्वारा छोड़े जाने वाले 7 सैटेलाइट की सीरीज का चौथा सैटेलाइट है। इससे पहले इस श्रृंखला के 3 उपग्रह 1 जुलाई 2013, इसके बाद 4 अप्रैल 2014 और 16 अक्टूबर 2014 को छोड़े जा चुके हैं। चलिए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व में दूसरे दिन भी हवाई हमले जारी रहे। इन हमलों में 39 लोग मारे गए हैं, जबकि बड़ी तादाद में लोगों के हताहत होने की खबर है। इस बीच राष्ट्रपति मंसूर हादी अरब लीग के सम्मेलन में शामिल होने मिस्र पहुंच चुके हैं। यमन में सऊदी अरब के हमले का असर शुक्रवार को दुनिया भर के बाजारों पर भी देखने को मिला। यमन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राष्ट्रपति मंसूर हादी के देश छोड़कर भागने के बाद सऊदी अरब के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन के तहत जेट फाइटर्स ने राजधानी सना के अलावा कई दूसरे शहरों को निशाना बनाकर बमबारी की। सऊदी अरब ने यमन में विद्रोहियों पर सैन्य कार्रवाई के लिए अपने 100 लड़ाकू विमान और 1.5 लाख सैनिकों को जंगी मैदान में उतारा है। استمرت القوات اليوم في استهداف منصات الصواريخ البالستية. تحركات القوات ما بين شمال وجنوب اليمن. इधर लिब्नान के हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरुल्लाह ने यमन पर सऊदी अरब के हमले को गैर कानूनी बताते हुए इसकी निंदा की है। التاريخ الغزاة يهزمون والغزاة تلحق بهم المذلة والسعودية الحكام في السعودية ما زال لديهم فرصة. ईरान ने एक बार फिर सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे रोकने की बात कही। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने मसले का हल बातचीत से निकालने की बात कही। Well, we have condemned them. We believe that they will only cause loss of human life. They have to stop, and everybody has to encourage dialogue and national reconciliation in Yemen, rather than making it more difficult for the Yemenis to come together. यमन पर हमले का असर शुक्रवार को दुनिया भर के शेयर बाजारों में भी देखने को मिला। यमन में राजनीतिक अस्थिरता के असर से कच्चे तेल और सोने के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। यमन अरब के खाड़ी देशों और यूरोप के बीच कच्चे तेल के परिवहन मार्ग का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ईरान और दुनिया के 6 बड़े देशों के बीच परमाणु वार्ता एक अहम दौर में पहुंच गई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ईरान पर कुछ कड़े फैसले लेने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं फ्रांस का कहना है कि वो एक मजबूत समझौते का पक्षधर है। स्विट्जरलैंड के लाउसेन शहर का होटल ब्रू रिवेज पैलेस। यहाँ शीशे के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी को गंभीरता से फोन पर बात करते देखा जा सकता है। यही हाल ईरानी प्रतिनिधि मंडल का भी है। यहाँ तनाव तो है,
लेकिन इसके बीच ईरानी विदेश मंत्री जावेद जरीफ तनाव को कम करते हुए हंसते नजर आते हैं और होटल के बाहर खड़े पत्रकार की तरह बाकी दुनिया भी इस तनाव और तनाव के बीच होती बातचीत का पता लगाने के लिए तत्पर है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को परमाणु शक्ति से ऊर्जा बनाने की पूरी छूट है, लेकिन उसे परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने ईरान के साथ एक मजबूत समझौते की हिमायत की है। We want an agreement, but this agreement has to be robust. There has been progress on the one hand, but there are still obstacles that we have to overcome. And I hope that agreement will be possible, but it has to be a robust agreement. That's the position of France. आज का दिन मिला लें तो परमाणु समझौते के लिए बस 3 दिन बचे हैं। दोनों पक्षों को 31 मार्च तक किसी न किसी समझौते पर पहुंचना पड़ेगा, लेकिन परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण इस्तेमाल और परमाणु बम बनाने के बीच एक बहुत ही पतली रेखा है। दुनिया के 5 बड़े देश चाहते हैं कि किसी भी तरह ईरान को इस रेखा को पार करने से रोका जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को फिर से लाने की तैयारी। बजट सत्र के दौरान पहली बार राज्यसभा का होगा सत्रावसान। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति का फैसला। नए स्टिंग से आम आदमी पार्टी में गरमाया माहौल। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के भाग्य का होगा फैसला। सोमवार से राजधानी दिल्ली में नहीं बिकेंगे तंबाकू उत्पाद। दिल्ली सरकार ने लगाई रोक। प्रतिबंध पर नजर रखने के लिए बनेंगे जांच दस्ते। 2014 का गांधी शांति पुरस्कार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह आधारित सेवाओं में योगदान के लिए मिला सम्मान। और यमन में दूसरे दिन भी सऊदी हवाई हमले जारी। 39 की मौत, सैकड़ों जख्मी। ईरान ने दोहराई हमले रोकने की मांग।